एवरीवन, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं जो कि 8 तारीख तक कंटिन्यू चलेंगे। इसमें अलग अलग स्पर्धाएं हो रही हैं जिसमें हमारे एथलीट्स और बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग खिलाड़ियों की और अलग अलग पदकों की, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसने क्या जीता है। जैसे शॉट पुट में स्वर्ण जीता है तेजिंदर पाल सिंह ने, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 300 मीटर की स्टीपल चेज में स्वर्ण जीता गया है अविनाश साबले के द्वारा। जो स्वर्ण जीते गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक फेमस मुक्केबाज है निखत जरीन, इन्होंने भी मेडल जीता है। जहाँ जहाँ स्वर्ण पदक जीते गए हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो कि हमारे एक और वीडियो है जिसमें हमने एशियन गेम्स के बारे में डिटेल में बताया है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह से भाला फेंक में भी अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जहाँ जहाँ स्वर्ण पदक है वो आपको याद रखना ही है, और उसके अलावा जो स्पेशल इवेंट्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे आपको याद रखना होगा। जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, इनको सब जानते हैं, इनको याद रखना है। स्वर्ण पदक 400 मीटर रिले में भी जीता है भारतीय पुरुष टीम ने। इसके अलावा आर्चरी में भी हमें बहुत, यानी कि तीरंदाजी में भी हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और उसमें भी स्वर्ण जीता है टीम ने। तो जहाँ जहाँ पे आपको स्वर्ण पदक दिखते हैं वो आपके लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर कोई प्लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है तो भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये हमेशा से इंडिया में हाईलाइट होता है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो ब्रिज टीम है इसका आप ध्यान रखेंगे। ये ब्रिज टीम ने रजत पदक जीता है। इसको आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ब्रिज टीम में ही इंडिया के सबसे ज़्यादा एज वाले या सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी थे जो कि 65 वर्ष से भी अधिक के थे। जो हमारे सबसे कम एज के प्लेयर थे वो 15 वर्ष की थी, ये एक रोलर स्केटर हैं। और जो सबसे अधिक उम्र की भारतीय टीम के कोई खिलाड़ी थे वो 65 वर्ष के थे। दोनों के बीच में 50 वर्ष का डिफरेंस है। हमारी जो शतरंज की टीम है, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, दोनों ने रजत पदक जीता है। इसके अलावा हमारे पास स्वर्ण आया है कबड्डी से, महिला कबड्डी टीम से स्वर्ण पदक आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और महिला पर कबड्डी टीम के साथ साथ पुरुष कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में भी हमारे पास एक गोल्ड मेडल आया है। इसके अलावा क्रिकेट टीम ने, भारत की मेल क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फीमेल ने भी जीता है, मगर मेल का इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेल क्रिकेट टीम किसी भी एशियन गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। इसके पहले इंडियन क्रिकेट टीम, पुरुषों की जो क्रिकेट टीम थी वो एशियन गेम्स में भाग नहीं लेती थी। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि इसके कप्तान कौन थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ इसके कप्तान थे। प्लेयर्स के नाम भी हो सके तो आप याद कर लें क्योंकि इसमें हमारे जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स थे वो भी थे और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उतने फेमस नहीं हैं। तो हो सकता है आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि क्या इस नाम का व्यक्ति जो एशियाड में टीम गई थी उसका सदस्य था या नहीं था। क्योंकि क्रिकेट की बात है इसलिए थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, रेगो स्पर्धा महिलाओं की में हमने कांस्य पदक जीता है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो ये एक वॉलीबॉल जैसा गेम होता है जिसे कि हम पैरों से खेलते हैं, इसे हम फुट वॉलीबॉल भी कहते हैं। ये एक चाइनीज़ गेम होता है चूजू, उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है।
इंडियन टीम इसमें इस बार वुमेन टीम ने इस बार कांस्य पदक जीता है। अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे देखेंगे तो पहली बार ये बीजिंग ओलंपिक में 1990 से आया था। बैंकॉक में इसमें पहली बार वुमेन टीम ने 1998 में डेब्यू किया था। मेंस टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडियन टीम ने 2018 में और 2023 में पहली बार वुमेन्स टीम ने इसमें मेडल जीता है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। मोहम्मद मुइजू ये जो हैं ये मालदीव्स के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगर आपको नहीं पता मालदीव्स क्या है तो मालदीव्स इंडियन ओशन का एक देश है जहाँ जो कि इंडिया के बहुत ही नज़दीक है। ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पे और ये है मालदीव्स के आइलैंड। तो यहाँ के जो नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सैन्य नर्सिंग सेवाओं ने 1 अक्टूबर को अपना 1998वां स्थापना दिवस मनाया है। और तरुण सोबती जी जो हैं ये हैं हमारे वाइस एडमिरल। ये क्या बने हैं? ये बने हैं उप प्रमुख। किसके उप प्रमुख बने हैं? ये नौसेना। ठीक है। यहाँ पे आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल यानी एयरफोर्स के चीफ, जनरल यानी आर्मी के चीफ और एडमिरल यानी कि नेवी के चीफ, इनके भी नाम याद रखने चाहिए। यहाँ पे इसलिए दे दिए हैं कि अगर आप यहाँ से याद रखेंगे तो ये आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगा। भारत और बांग्लादेश ये दोनों ही पड़ोसी देश हैं और ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है संप्रीति। इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था भारत में। 2009 में जोरहाट में इसकी शुरुआत की गई थी। 2022 तक इसके करीब 10 संस्करण हो चुके हैं। 11वां संस्करण 2023 में 3 अक्टूबर से 14 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। तो ये 11वां संस्करण है, ये मेघालय में आयोजित किया गया है और ये 14 दिनों का है। किन दो देशों के बीच? बांग्लादेश और भारत के बीच। एक नियुक्ति की खबर है जो कि है प्रोफेसर अभय करिंदकर की। ये क्या बने हैं? ये प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। यशस्विनी ये एक मोटरसाइकिल टीम है। ये मोटरसाइकिल रैली है जिसमें कि हमारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें 350 सीसी की बाइक यूज़ हो रही है, 75 रॉयल एनफील्ड्स हैं। ये 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए करीब 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और इसमें 100 महिलाएं हैं और ये सभी महिलाएं CRPF की अधिकारी हैं। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है जो रैली है और इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना था। श्रेयस एक योजना है। श्रेयस योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंदर और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये जो 4 उप योजनाएं हैं श्रेयस योजना के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। श्रेयस योजना बेसिकली जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं ना, उनको निशुल्क कोचिंग वगैरह कराने की या उनकी स्टडी को फंड करने की योजना है। इसमें जो 4 योजना है वो अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा की योजना एक, दूसरा है उन्हीं के लोगों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग की योजना, तीसरा है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी यानी इंटरनेशनल स्टडी, भारत के बाहर जाके पढ़ाई करने की योजना, और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप यानी रिसर्च वगैरह जो होती है उसमें फेलोशिप या उसमें जूनियर साइंटिस्ट की तरह काम करने के लिए जो भी स्टाइफंड या
आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। ये वो 4 योजनाएं हैं। इन चारों योजनाओं में जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं कि एक तो 8 लाख से अधिक प्रति वर्ष आय नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने कोचिंग वाली योजना देखी थी उसमें 350 स्लॉट्स उपलब्ध होते हैं, जिसमें से कि 70-30 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। 70 किसके लिए? 70 एसटीज के लिए और 30 ओबीसीज के लिए। मगर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 70-30 का रेशियो मेंटेन किया जाए। अगर एसटी के 70% छात्र उपलब्ध नहीं है तो इस रेशियो को मैक्सिमम 50-50 किया जा सकता है, मगर एसटी के 50% छात्र होना इसमें अनिवार्य है। इसके अलावा इन दोनों के ही जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 30% का रिजर्वेशन भी है। अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना इसका दूसरा पार्ट है। इसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसको प्रदान की जाएगी? 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए जो उच्च शिक्षा होती है उसमें। इसमें कुल 266 उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जो कि या तो A++ रैंकिंग के होते हैं या फिर जो टॉप 100 रैंकिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें IIT, IIM, एम्स सारे ही संस्थान शामिल हैं। इसमें कुल जो वो होती है धनराशि जो प्रदान की जाती है, छात्रवृत्ति जो प्रदान की जाती है वो 21,500 है, जो कि 4,100, 4,4200, 4300, 4400 और 4500 इस तरह से 5 उसमें दी जाती हैं इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें जो वो निजी अगर विश्वविद्यालय में आप जा रहे हैं तो भी आपको 2 लाख रुपए तक की मदद प्रदान की जाती है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी इसमें दी जाती हैं। आपके खाने पीने रहने हर चीज़ का खर्चा इसमें इंक्लूड होता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना, ये जो इंटरनेशनली आप या इंडिया के बाहर जाके आप जब पढ़ाई करते हैं ना, विदेशों में स्नातकोत्तर या फिर PhD मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD कार्यक्रम में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, तब ये योजना एसटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें कुल 115 स्लॉट हैं, जिसमें से अलग अलग स्लॉट होते हैं और इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये योजना किन लोगों को मिल सकती है। जिनकी अभ्यर्थी सहित मतलब जो भी व्यक्ति पढ़ने जा रहा है उसको मिला के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक ना हो, जो योग्यता परीक्षा हुई है उसमें उसके 60% अंक आए हों, 35 वर्ष से कम आयु हो, 35 वर्ष से कम आयु हो और शीर्ष 500 रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों में ही उसने प्रवेश लिया हो। अगर आप किसी भी विदेशी संस्थान में लेंगे तो ये योजना से आपको लाभ नहीं होगा। जो टॉप के 500 इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में भाग लेने पे ये आपको फ़ायदेमंद होगा। और इस योजना के तहत आपको हर चीज़ दी जाती है। ट्यूशन फीस, रख रखाव, आकस्मिक भत्ता, वीज़ा शुल्क, आने जाने का हवाई किराया, सब कुछ दिया जाता है। 2015 से 2014-15 से अगर देखें और 2022-23 तक का देखें तो 950 लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं, जिसमें करीब करीब 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसके बाद अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप दी जाती है रिसर्च वालों को, जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये इन 3 क्षेत्र में दी जाएगी और इसमें 2000 स्लॉट होते हैं, विज्ञान के 500 और बाकी ये 1500 स्लॉट्स होते हैं। फेलोशिप प्रदान की जाती है इसमें। इसकी भी कुछ नियम और शर्तें हैं। आपको जो एग्ज़ाम होता है उसको उत्तीर्ण किया होना चाहिए, तभी ये मिलती है आपको। और ये कैसे मिलती है? देखिए, फेलोशिप जो है ये आपको शुरुआती 2 वर्षों में 31,000 रुपये प्रति माह मिलती है और बाकी के मान लीजिए 5 साल का अगर कोर्स है तो शुरू के 2 साल आपको 31,000 मिलेगी प्रति माह। उसके बाद 35,000 रुपये प्रति माह मिलेगी 2 साल के बाद, तीसरे, चौथे, 5वें साल में। अलग अलग कोर्सेज़ के लिए ये अलग अलग है। ये सभी विषयों के लिए है, ये मानविकी के लिए है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये 1200 और 25,000 पे ख़त्म हो जाता है।
आप आते हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तेलंगाना में राज्य में समक्का सरकार केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी। आपको ये याद रखना है, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक जनजाति विश्वविद्यालय है। अभी तक केवल 2 जनजाति विश्वविद्यालय थे, इसको मिला के अब कुल मिला के 3 जनजाति विश्वविद्यालय हो जाते हैं। तो क्या नाम है इसका? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। कहाँ पे होगा ये तेलंगाना में स्थापित होगा। इसके पहले जो थे वो एक था अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और जो दूसरा था वो था आंध्र प्रदेश के विजयनगर में। इसके पहले यही 2 विश्वविद्यालय थे जो कि आदिवासी विश्वविद्यालय थे, और ये आदिवासी संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बता रही है केंद्र सरकार। कृष्ण स्वामीनाथन, एडमिरल वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो हैं, ये क्या बने हैं? 6 अक्टूबर 2023 को ये बने हैं नौसेना के कार्मिक प्रमुख। ठीक है, इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार वायुसेना दिवस नहीं मना करके हमने आपको जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया था, इस बार वायुसेना सप्ताह मनाया गया है, और ये अलग अलग जगह पे बहुत सारी इवेंट्स की गई थी, जिसमें जो 8 तारीख को इवेंट हुई है उसमें भारतीय वायुसेना का नया फ्लैग जो है वो दिया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पुराना फ्लैग है, इसमें आपको ये एम्बलम नहीं दिख रहा होगा, ये सिर्फ इतना था। अगर आप ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश जैक था, और यहाँ पे रेड कलर और फिर वाइट कलर, ये अलग था ये पहले। उसके बाद आज़ादी के बाद हमने ये वाला फ्लैग अपनाया था, और अब हमने ये फ्लैग अपना लिया है। ये 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का नया ध्वज है। इसी के साथ अगर आप पहले देखें तो जो एम्बलम था वो ये था, जब हम रॉयल एयरफोर्स हुआ करते थे तो यहाँ पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ होता था, अब यहाँ पे भारतीय वायुसेना लिखा हुआ होता है। ठीक, इसी के साथ इसके ध्येय वाक्य भी बदले हैं, इसका कल्चर भी बदला है। देखिए, पहले यहाँ क्राउन होता था, अब यहाँ पे अशोक सिंह है, अशोक सिंह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे हिमालयन ईगल पहले भी था, अभी भी है। ये जो ईगल दिखता है ये एक हिमालयन ईगल होता है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय वायुसेना ने नया ध्वज कब अपनाया? तो ये 8 अक्टूबर 2023 को अपनाया, वायुसेना दिवस के मौके पे। एक अभ्यास होता है, वार्षिक संयुक्त अभ्यास होता है ये, जिसका नाम है चक्रवात 2023। चक्रवात 2023 जो है ये 2015 से शुरू किया गया था, जहाँ पे सभी जो कमांडर्स होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के वो मिलते थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री के कहने पे इसे शुरू किया गया है। तो ये चक्रवात 2023 जो हुआ है ये अभी फिर लास्ट में, ये इसका लास्ट संस्करण है, जो कि 9 से 11 अक्टूबर तक चला है। और कहाँ पे हुआ है? ये गोवा में, और इस बार इसे भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। सिर्फ भारतीय नौसेना नहीं थी, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ भी शामिल हुई थी। इसमें कुल 8 और कंट्रीज़ शामिल हुई थी जो कि इंडियन ओशंस में या इंडियन ओशन से जुड़ी हुई हैं। ये सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये कंट्रीज़ के वो देख सकते हैं आप, फ्लैग्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका इस बार का लोगो था। और बाकी जिस भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन सब के एम्बलम्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये इस बार का लोगो था चक्रवात 2023 का। हॉलीवुड के एक अभिनेता हैं और निर्माता भी हैं जिनका नाम है माइकल डगलस। ये है माइकल डगलस। इन्हें इस बार का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54th
वह जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है उसमें माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। सात से 16 अक्टूबर 2023 को जनजाति महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ये हो रहा है आपका जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। आदि महोत्सव के नाम से इसे पुकारा जा रहा है, इसे हम आदि महोत्सव कहते हैं। तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव या आदि महोत्सव जमशेदपुर में हो रहा है 7 से 16 अक्टूबर को। ये किसके द्वारा हो रहा है? जनजाति मामलों के मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है इसे आयोजित। इसमें बहुत सारे अलग अलग आदिवासी कारीगर आ रहे हैं और ये एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जिससे आदिवासियों को अपनी कला और संस्कृति को एक बड़े मंच पे दर्शाने और फैलाने का मौका प्राप्त हो रहा है। भारत लगातार तीसरी बार कर रहा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता। देखिए 2018 से 2021, 2021 से 2023 और अब 2023 से आगे फिर से भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है। इसमें कुल 44 देश के 92 सदस्य हैं, मतलब 97 एक तो सरकारी सदस्य होते हैं यानी कि वो देश होते हैं, और दूसरे जो प्रसारण प्राधिकरण होते हैं जैसे भारत में प्रसार भारती है, और उसके अलावा जो और सहयोगी संगठन हैं, ये सब मिलके एक वोट देते हैं कि इस बार का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो पिछले 3 बार से यानी 2018 से 2021 तक, 2021 से 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। अब फिर से 2023 में भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। 37th नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं गोवा में। तो गोवा में हो रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। इसमें पहली बार 43 खेलों को इंक्लूड किया गया है। पहले इसमें 33 थे, फिर वो बढ़ के 36 हुए। इस बार ये रिकॉर्ड 43 गेम्स हो गए हैं, 43 गेम्स हो गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा गेम्स कभी भी नेशनल गेम्स में आयोजित नहीं किए गए थे। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि लगोरी और गतका, ये जो 2 खेल हैं, ये केवल प्रदर्शन खेल हैं। ये परंपरा को दर्शाने के लिए इन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें 7 नए खेलों को शामिल किया गया है। बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो 7 गेम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वो नए गेम हैं जिन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा नौकायन और टाइकोंडो जो पिछली बार नहीं खिलाए गए थे नेशनल गेम्स में, इन दोनों गेम्स की हुई है वापसी। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक यह आयोजन चलेगा। कहाँ पे चलेगा? तो ये चलेगा गोवा में। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो साइकिलिंग है और गोल्फ है, ये दोनों इवेंट न्यू दिल्ली में होंगे। बाकी सारे इवेंट गोवा में होंगे, मगर ये 2 इवेंट जो हैं ये न्यू दिल्ली में होंगे। यहाँ पे जो इसका मैस्कॉट है या शुभंकर है वो है मोगा। मोगा का मतलब लोकल लैंग्वेज में होता है लव। तो आज के लिए इतना ही। दृश्य एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।